आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 10 चैप्टर 2 है। अब इस पॉलिनोमियल में हम बेसिक से लेकर के सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो आप अगर पूरी क्लास को ध्यान से देखेंगे आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले हमने रियल नंबर्स की जो क्लास है वन शॉट में डाल रखी है, आपने नहीं देखा है तो उसे भी जा करके जरूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की, कि ये पॉलिनोमियल का मतलब आखिर होता क्या है। तो किसे कहते हैं हम पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल का मतलब दो शब्दों से है। पॉली मतलब कई सारे, नोमियल मतलब टर्म, मतलब ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे टर्म हो। अब ये कई सारे का मतलब कुछ भी हो सकता है, एक टर्म हो या एक से अधिक टर्म हो, सब पॉलिनोमियल ही कहलाते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि एक ही टर्म अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x, तो आप कहें नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है, वो भी पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे देखिए एक फंडामेंटल परिभाषा क्या दी गई है इसकी, लिखा गया पॉलिनोमियल्स आर फंडामेंटल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंबाइनिंग वेरिएबल्स, जिसमें क्या हो, वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट मतलब नंबर्स, और एक्सपोनेंट्स हो मतलब उनके ऊपर कुछ पावर वगैरह लगी हो, तो इनको जब आप कंबाइन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। ओके, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें दो टर्म है ना। 8x माइनस में 2, यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट भी है, पावर 2 है, यहाँ पे नहीं है, फिर भी पॉलिनोमियल है। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल का टाइप है। और ये भी 5t मतलब एक ही टर्म है तो भी पॉलिनोमियल है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो भी ये पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। तो ये पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन कहलाती है। इसमें कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, एक्सपोनेंट्स होते हैं, कोई एक भी रहेगा तो भी पॉलिनोमियल कहलाता है। अब यहाँ पर अगर मैं पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिखाऊं, हर चीज़ का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो वो क्या होता है, तो वो कुछ ऐसे लिखा जाता है। पी एक्स, जहाँ पे कोई फंक्शन है तो ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन, अब देखो एक एक हम कम करते जा रहे हैं, एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ऐसे करते 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 ए वन एक्स यहाँ पावर वन है और ए जीरो यहाँ पे एक्स की पावर जीरो है, मतलब वन हो जाता है। तो ऐसे ये चलेगा। तो ये इसका फंडामेंटल तरीका है, स्टैंडर्ड फॉर्म। कभी भी कोई पॉलिनोमियल लिखा जाता है ना, तो उसका स्टैंडर्ड तरीका ये होता है, उसको पावर के घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। मतलब स्टैंडर्ड तरीका मैं कह रहा हूँ, रूल नहीं है कोई कि नहीं नहीं ऐसे ही लिखा जाएगा वरना गलत है, नहीं। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल ऐसे लिखा हुआ है, एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब, ऐसे लिखा हो, पॉलिनोमियल है ये, तो ये गलत नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका लिखने का नहीं है। स्टैंडर्ड तरीका ऐसा कहलाएगा, एक्स की पावर 4 लिखिए, फिर 8x क्यूब लिखिए, और उसके बाद 3x स्क्वायर लिखिए। ये इसको लिखने का स्टैंडर्ड तरीका होता है, पावर के घटते हुए क्रम में। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जहां पर ये जो ए एन माइनस वन, ये क्या है, तो ये कांस्टेंट है इनके, किसके, एक्स के, जो वेरिएबल होगा। फिर से बता दूं, एक्स ही रहे कोई जरूरी नहीं है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ए से लेकर के जेड तक कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये केवल स्टैंडर्ड तरीका बताया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि ए एन माइनस वन, ये सब क्या है, आर कॉल्ड कोफिशियंट। मतलब जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है मैं बोलूँ तो आप क्या बताएंगे, 3 है। अब मैं कहूँ एक्स की पावर 4 का कोफिशियंट क्या है, तो ये मत कह दीजिएगा ये जीरो है, जीरो नहीं है। अगर जीरो होगा मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे जीरो होगा तो जीरो का गुणा होकर के पूरा ही जीरो हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। कोफिशियंट अगर आगे कुछ नहीं दिख रहा है मतलब वन है, क्योंकि वन से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर प्राप्त होता है या वही वेरिएबल आपके सामने रहेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब वन डॉट एक्स की पावर एक्स है, तो चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात बराबर ही है ना, वन से गुणा होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट क्या कहता है कि पॉलिनोमियल्स कैन ओनली हैव नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। मतलब पॉलिनोमियल के नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स होने चाहिए, वही पॉलिनोमियल कहलाते हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूं क्या x की पावर माइनस टू प्लस टू, क्या ये कोई पॉलिनोम, या फिर केवल मैं x की पावर माइनस टू ही रख दूं, क्या ये कोई पॉलिनोमियल है, तो आप इसे पॉलिनोमियल नहीं कहें। क्यों? क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट आ गया यहाँ पे, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसी तरह अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं 1 में 4x स्क्वायर, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो 4 की पावर 4x की पावर माइनस में 2 हो जाएगा, जैसे माइनस में 2 हुआ माइनस चला गया, वो आपका पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। इसी तरह अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि x की पावर 3/2, क्या ये पॉलिनोमियल का टाइप है? नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये जो पावर है पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, ये क्या आ जाएगी 1.5, डेसिमल में चला गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल वही होते हैं जो नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स के साथ होते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6, एक्स की पावर 0 भी पॉलिनोमियल होगा। किसी की भी पावर अगर 0 है तो मतलब उसकी वैल्यू 1 ही आती है, तो वो भी पॉलिनोमियल में रखा जाएगा। बाकी और कोई चीज़ें पॉलिनोमियल में नहीं रखी जाती। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक ये
इंफॉर्मेशन है जो बच्चों को नहीं पता होती है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं, क्लासिफिकेशन इनका क्या हो सकता है। तो पॉलिनोमियल को बांटने का ना दो प्रकार है, दो तरीके से हम देखते हैं। पहला जो प्रकार है या पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, बाई नंबर ऑफ टर्म्स, कि अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे देखें तो हम पॉलिनोमियल का कुछ नामकरण करते हैं, कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे अगर हम किसी पॉलिनोमियल को क्या कहें, मोनोमियल है, तो मोनो का इंग्लिश रूट वर्ड है मोनो, जिसका मतलब क्या होता है, एक से होता है। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा होगा इसको। तो मोनो का मतलब एक से होता है। मोनोमियल, ये नॉमियल का मतलब मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, टर्म से होता है, मतलब जिसमें केवल एक टर्म हो। अब एक्सपोनेंट हो सकता है कुछ भी, टर्म याद रखिएगा। टर्म का मतलब जब प्लस माइनस से चीजें जुड़ी हों तो वो टर्म से कहलाता है। जैसे यहां पर क्या है, 3x⁴, ये मोनोमियल है। माइनस में 7y, यहां पे बीच में कॉमा लगा है, ये एक साथ नहीं कॉमा लगा है। ऐसे में आपके सामने लिख दूं 5x⁸, तो x का एक्सपोनेंट क्या जा रहा है, इसे लेना देना नहीं है, केवल एक ही टर्म आ रहा है, तो ये क्या है, मोनोमियल है। अगर हम बात करें बाइनोमियल की, तो ये क्या होता है, टू अनलाइक टर्म्स। ध्यान रखिएगा, टू अनलाइक टर्म्स जहां पर होते हैं वो बाइनोमियल कहलाएगा। जैसे यहां पे आप देखिए लिखा है 2x+5। अब आप देख रहे हैं ना, मैंने क्या कहा, टर्म जब हो गए तो प्लस माइनस से जुड़े रहते हैं, तो एक साथ ही ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x+5। तो ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म। दूसरे टर्म में आप ये मत कहिएगा कि वेरिएबल नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, वेरिएबल नहीं भी होगा तो ही पॉलिनोमियल होगा। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल विथ टू टर्म, अनलाइक टर्म्स होने चाहिए। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2x+2, अब बताइए ये क्या पॉलिनोमियल होगा। कितने बच्चे कहेंगे कि ये आपका बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल तो ये नहीं है। क्यों, अगर ये 2x है, ये भी 2x है, तो भाई जोड़ करके क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो ये क्या आपका बाइनोमियल कहलाएगा क्या, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। अनलाइक टर्म्स होने चाहिए। इसी तरह अगर मैं ऐसे लिख दूं 3x+2x, क्या ये बाइनोमियल होगा, बिल्कुल नहीं। एक ही तरह के आपके टर्म्स है ना, ये दोनों ऐड होकर के 5x बन जाएंगे, तो ये बाइनोमियल आपका नहीं कहलाएगा, है ना। अगर यहाँ पे ऐसा होता 3x+2x², तब ये क्या कहलाता, बाइनोमियल। दो अलग अलग टर्म आपके यहाँ पे आ रहे हैं। आप इसका एग्जांपल ऐसे यहाँ भी देख सकते हैं, y³ माइनस में 4x, ये भी क्या है, बाइनोमियल है। दो अनलाइक टर्म्स इसमें आ रहे हैं, टर्म्स प्लस या माइनस से कनेक्ट होते हैं। अब आते हैं तीसरे पे, जिसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल, मतलब 3 अनलाइक टर्म्स जिसमें हो तो वो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। 3 अनलाइक टर्म्स। इसी तरह लिस्ट बढ़ सकती है, 4 के लिए भी आप एक नामकरण हो सकता है, 5 के लिए भी हो सकता है, ज़्यादातर 3 तक आप समझ के रखिए। x² + bx + c, यहाँ पे देखिए 3 टर्म है, x², bx और c, तो ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। इसी तरह दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है, अगर मैं आपसे कहूँ बेटा बताओ क्या ये ट्राइनोमियल है, x² + 3x + 3x², आप कहेंगे हाँ 3 टर्म तो हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आप देखो तो ये x² के रूप में टर्म है, यहाँ पे x² के रूप में टर्म है, तो दोनों तो सेम टर्म हो गए, अनलाइक कहाँ होगा, ये तो जुड़ जाएगा आपस में, क्या हो जाएगा 5x² + 3x, तो क्या बनेगा, बाइनोमियल। ये ट्राइनोमियल नहीं बनेगा। ट्रिकी हो सकता है ऐसा, अगर आप सही तरीके से ध्यान ना दें तो 3 अनलाइक टर्म्स, इसीलिए अनलाइक शब्द को लगाना यहाँ पे बहुत जरूरी है, वरना आप फंस सकते हैं अगर कोई सवाल पूछ ले तो। तो अब हमने सबसे पहले जो देखा कि नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे हम पॉलिनोमियल्स को कैसे डिसाइड करते हैं। एक अगर टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है अनलाइक तो बाइनोमियल, 3 टर्म है अनलाइक तो ट्राइनोमियल। ऐसे ये लिस्ट बढ़ सकती है, इस पे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए। जो मेन इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल का, वो होता है नंबर ऑफ डिग्री के आधार पे। तो डिग्री के आधार पे हम कैसे डिवाइड करते हैं बाय डिग्री, वो हम देखते हैं। डिग्री को हाईएस्ट एक्सपोनेंट कहा जाता है। तो अभी हम डिग्री के बारे में बात करें, यहाँ पे हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि भाई डिग्री क्या होती है किसी एक्सप्रेशन की, कैसे निकालते हैं, फिर उधर हम चल के पीछे देख लेंगे कि डिग्री के आधार पे जो होता है पॉलिनोमियल उसे क्या कहते हैं। तो अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री निकालना चाहें, आपसे कोई एक्सप्रेशन दे दिया अलजेब्रिक, पूछ रहा है बताओ इसकी डिग्री क्या है, तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो इस चीज पे डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन में, इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कि कोई पॉलिनोमियल अगर आपको दिया गया है x के फॉर्म में, तो वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x के फॉर्म में लिया गया है, अगर मैं कहूँ इसका डिग्री बताओ आप, तो x की जो उस पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर होगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ वो कहाँ पे प्लेस है, इररेस्पेक्टिव ऑफ उसके आगे का जो कोफिशिएंट है वो बड़ा है या छोटा है, इससे लेना देना नहीं, केवल उसका जो एक्सपोनेंट वाला पार्ट है उससे ही लेना देना है कि जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा है 5y+2, मैं कहूँ बताओ बेटा इसकी डिग्री क्या होगी, तो ये हमारा अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है ये किस में है, y के टर्म में है। तो इसमें y की जो हाईएस्ट पावर है कितनी है, तो y की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी जो डिग्री आएगी वो कितनी आएगी, 1 डिग्री आएगी। ये जो एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है ये 1 डिग्री का है, ऐसा कहा जाएगा। इसके नंबर ऑफ टर्म पे लेना देना नहीं है, इसके आगे के कोफिशिएंट से लेना देना नहीं, केवल हाईएस्ट पावर से लेना देना है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं कहूँ बताओ बेटा इसकी डिग्री क्या होगी, 2m² - 3m+4, तो हम देख रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन m के टर्म में है, मतलब इसमें वेरिएबल m है। तो क्या होगा, m की जो हाईएस्ट पावर मैं ढूंढूं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। तो ये कितने डिग्री का एक्सप्रेशन है, तो d बराबर क्या जाएगा, 2। अब तीसरे पे आते हैं, ये कुछ लंबा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये x के फॉर्म में है। अब मैं कहूँ इसकी डिग्री क्या होगी, आप सब लोग बता पाएंगे क्या, x की जो हाईएस्ट पावर है, x की हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी है, तो ये है 3 डिग्री का आपका पॉलिनोमियल। मैं कहूँ बताइए इसकी डिग्री क्या होगी, तो आप कहेंगे 6 की पावर p7 है, ये p के टर्म में पूरा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है हाईएस्ट डिग्री, तो ये इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है, पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है उससे डिसाइड होता है। कुछ और चीज़ें समझते हैं। लेट्स से मैंने आपके लिए लिखा है 2x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 2x�7 प्लस में 8। मैं कहूँ बताओ बेटा इसकी डिग्री क्या होगी, तो जैसे मैंने आपको इतने एग्जाम्पल दिए ना, तो आपको क्या समझ में आ गया, बहुत सारे बच्चे ऐसे रटते हैं, अच्छा डिग्री का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं लेना देना, जो पहला टर्म होगा ना उसमें जो पावर लगी वही डिग्री है। ये नहीं कह रहा हूँ मैं, हाईएस्ट जहाँ पर भी होगी उससे लेना देना है। जैसे अगर ऐसा आप कहोगे, मैं कहूँगा बताओ डिग्री क्या है, कहेंगे अच्छा x⁴ है, 4 डिग्री का है, बिल्कुल नहीं। इसकी डिग्री x में पूरा एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, 7 होगी, है ना। डिग्री क्या होगी इसकी, 7 होगी, है ना। तो ये 7 ऐसे कहलाएगा। डिग्री का मतलब भी अभी समझेंगे, डिग्री का मतलब आखिर होता क्या है, इससे लेना देना क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैंने लिखा 3x⁴, फिर लिखा मैंने 2x⁴ प्लस में 8x⁴ प्लस y⁴ प्लस में 3। बताइए डिग्री क्या होगी, या 0 हटा दो आप इसको, मैं आपसे पूछता हूँ बताइए इसकी डिग्री क्या होगी, तो आप कहोगे अच्छा ये तो आपने अभी तक नहीं बताया हमें, x वाला बता दिया, m वाला बता दिया, सब में तो सिंगल ही वेरिएबल थे, इसमें तो 2 वेरिएबल हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे x और y भी है। तो आप क्या सोचेंगे, अच्छा जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री होगी, तो आप कहोगे सबसे हाईएस्ट पावर मैं देख रहा हूँ क्या आ रही है, 7 आ रही है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 7 होगी। क्या ये सही जवाब है, बिल्कुल नहीं, ये गलत जवाब है। जब भी वेरिएबल आपके मिक्स हो, मतलब सिंगल वेरिएबल का सवाल ना हो और आपसे उसकी डिग्री पूछी जाए, तो आपको क्या करना है, वैसे ही निकालना है कि सबसे हाईएस्ट डिग्री आपको निकालनी है, लेकिन फिर ऐसी जगह पे आकर के जहाँ पे 2 वेरिएबल मिल रहे हो ना, तो उन दोनों की डिग्री को ऐड कर देना है आपको, उन दोनों की जो पावर है उसको ऐड कर देना है, तो इस टर्म की पूरी डिग्री आपको मिल जाएगी। तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे जो टोटल पावर है वो कितनी है, 9 है। तो ये हमने 5 + 4 यहाँ पे किया हुआ है। तो अब हम बता पाएंगे कि कितने डिग्री का इक्वेशन है, तो ये 9 है इसकी डिग्री, ये इसका सही जवाब है। तो जब भी मिक्स वेरिएबल हो तो ऐसे डिग्री निकाला जाता है। ओके, तो ये हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा। अब आते हैं, बताइए इसकी डिग्री क्या होगी, 1/x+2, इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी कोई डिग्री नहीं होगी, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1/ में अगर मैंने लिखा है x+2, तो अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो x+2 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर 1 हो जाएगा। क्या नेगेटिव पावर वाला पॉलिनोमियल हो सकता है, बिल्कुल नहीं, अभी तो बताया हमने, तो हो ही नहीं सकता। तो ये पॉलिनोमियल जो है, ये डिग्री अगर निकालने को चल पूछे तो मत कह देना कि इसकी डिग्री 1 है या -1 है, माइनस तो हो ही नहीं सकता ना, नहीं हो सकता। इसी तरह क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप फिर से कहेंगे अंडर रूट में y+3 है। अंडर रूट का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट का मतलब हो जाता है y⁴ 1/2 हो गया प्लस में 3 हो गया। अब बताइए क्या ये नॉन नेगेटिव और इंटीजर वाला यहाँ पे पावर है, नहीं, नॉन नेगेटिव तो नहीं है, मतलब पॉजिटिव है पावर, लेकिन ये डेसिमल में चली गई, इंटीजर नहीं है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसकी कोई डिग्री आप फाइंड नहीं करोगे।
क्या बात समझ में आ रही है इतनी, कि डिग्री का मतलब क्या होता है, कोई भी जो एक्सप्रेशन है अगर सिंगल वेरिएबल का है तो सिंगल वेरिएबल के कोई भी एक्सप्रेशन में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री, आप जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही उस एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी प्लेसमेंट। जरूरी नहीं सबसे आगे ही रहे, कहीं भी हो सकती है, वो डिग्री कहलाएगी। अगर वहां पे वेरिएबल मिक्स हो, मतलब एक से अधिक वेरिएबल हो, तो जिस टर्म में आप जा रहे हैं, जिस टर्म को आप देख रहे हैं, उसके जितने आपके वेरिएबल्स हैं सबकी डिग्री को आपको एड अप कर लेना है, तब आपको उसकी हाईएस्ट डिग्री मिल पाएगी। सिंपल सी बात है। अब जब आपको यह पता चल गया कि डिग्री कैसे निकालते हैं और डिग्री का मतलब यहाँ पे क्या किससे लेना देना है, अब हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल को जब हम डिग्री के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आता है जीरो पॉलिनोमियल, मतलब सिंगल कांस्टेंट टर्म जिसमें होता है, जैसे 5 हो गया, -2 हो गया, -5 हो गया, 10 हो गया। अब ये ध्यान रखिए, अभी तो कहा कि सर नॉन जीरो होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो -2 कैसे पॉलिनोमियल हो गया। पावर की बात हो रही है, नंबर की बात नहीं हो रही है। मतलब अगर ऐसे लिखा रहे माइनस में x की पावर 2, तो क्या पॉलिनोमियल नहीं होगा, होगा। अगर ये माइनस ऊपर चला जाए 2 के पास, x की पावर -2, तब नहीं होगा, है ना। तो ये जो जीरो पॉलिनोमियल है ये क्या कहलाता है, जिसमें कोई भी वेरिएबल वाला टर्म नहीं है, केवल कांस्टेंट वाला टर्म है, तो जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। इसकी डिग्री अगर मैं आपसे फाइंड करने कहूं तो ये इसकी डिग्री फाइंड नहीं करी जा सकती, क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं, है ना। फिर आते हैं, बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर का मतलब किससे है, तो वो है जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी एक डिग्री होती है उसे लीनियर एक्सप्रेशन कहा जाता है, या लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाए। जैसे 3x + 7 हो जाए, या फिर यहां पे लिख दूं मैं 3y - 2 लिख दूं, या फिर मैं यहां पे लिख दूं 8z - 5 लिख दूं, या प्लस में 5 लिख दूं। तो ये सब क्या है, दो टर्म के हैं, टर्म से लेना देना नहीं है, दो टर्म के हैं। टर्म से लेना देना नहीं बता भी दूं मैं आपको, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं 3x + 2y + 2 ऐसे लिख दूं, तब अगर इनको हम निकालेंगे तो डिग्री क्या आएगी, 1 ही आएगी, 2 डिग्री नहीं होगी। तो जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री 1 हो, वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। वहीं पे हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, मतलब ऐसे एक्सप्रेशंस जिनकी जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। मतलब उसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर आ रही है वो क्या है, 2 है, और ये सिंगल वेरिएबल का आपका होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है 2x² + 5x - 1, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, x के टर्म में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे अभी हमको डिटेल में पढ़ना है। इसी का एक और फॉर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो। जैसे ये लिखा x³ - 4x² + 2x + 1, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री हो कितनी है, 3 है, तो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ऐसे हम किसी भी पॉलिनोमियल को डिग्री के आधार पे डिवाइड करते हैं। पहले आ जाता है जीरो पॉलिनोमियल, मतलब जो कांस्टेंट टर्म होता है। फिर आ जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब जिसमें डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री 2 होती है। क्यूबिक, जिसमें डिग्री 3 होती है। तो अगर आपसे कोई एक्सप्रेशन देके पूछा जाए कि ये क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, लीनियर है, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि बस आप डिग्री कैलकुलेट कर लीजिए। अगर डिग्री 1 आ रही है एक्सप्रेशन की तो लीनियर, 2 आ रही है तो क्वाड्रेटिक, और 3 आ रही है तो क्यूबिक, बस। और अगर टर्म के आधार पे डिवाइड करना है तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे ये चलता रहेगा नाम। ओके, तो ये मेरे ख्याल से अभी तक आपको ये जो बेसिक इसकी कहानी है समझ में आ गई होगी कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, कैसे हम उसे डिवाइड करते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं, और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, और उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब आपको मैंने पहले बता दिया कि जिसकी जो डिग्री है वो क्या है, 2 है ना, तो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2x² + 5x + 3, 5m² + 4, 3 - 4y²। तो ये ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 3 - 4y², तो बच्चे नहीं समझ पा रहे ये y यहाँ कहाँ चला गया, इधर होना चाहिए था, सही लिखा गया है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि पूरे के एक्सप्रेशन की डिग्री 2 होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे हो रही है। जरूरी नहीं है कि इसमें हर एक टर्म आए कि x² है फिर x आए फिर एक कांस्टेंट आए, ऐसा जरूरी नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए m² है लेकिन x वाला टर्म नहीं है, सीधे कांस्टेंट आ गया, यहाँ भी सेम वही काम चल रहा है। तो ये कोई जरूरी नहीं, ना तो ऐसा कोई क्रम मायने रखता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, x के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ये कुछ ऐसा होता है, ax² + bx + c, जहां पे ए बी सी क्या होते हैं, कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म होते हैं, ए बी सी। एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c में अगर लिखा गया है तो उसमें a = 0 नहीं होना चाहिए। मतलब a की वैल्यू मिनिमम 1 हो सकती है, तभी वो क्वाड्रेटिक बनेगा। क्यों, मान लीजिए
कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा गया है और आपने a बराबर 0 रख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये होगा 0 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में c और कुछ ऐसा लिखा जाएगा। अब 0 का गुणा करोगे तो ये पूरा 0 ही हो गया, तो ये बचा क्या, बी एक्स प्लस सी बच गया। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये क्या हो गया, ये तो लीनियर हो गया है ना, इसकी डिग्री तो क्या 1 है, तो ये लीनियर हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर जाएगा। तो इसीलिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, हम b को 0 कर सकते हैं, हम c को 0 कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों 0 भी हो जाएंगे ना तब भी हमारा ये क्वाड्रेटिक बनेगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो 2 वाला टर्म है वो तो बचा ही हुआ है। लेकिन अगर आपने a को 0 कर दिया तब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तब ये वाला टर्म हट ही जाएगा, तो क्वाड्रेटिक बनेगा कहाँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए यही सारी बातें लिखी, जो a b c हैं वो क्या हैं, वो रियल नंबर्स हैं, कांस्टेंट टर्म होते हैं, लेकिन a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है उसके अंतर्गत आता है। अगर हम इसको थोड़ा अगर हम एक्सपेंड करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ चलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब मैंने आपको बताया कि जिसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है, क्यूबिक कहलाता है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, या फिर 3 माइनस 4 क्यूब, या फिर केवल इतना ही मैं लिख दूँ ऐसे 5 क्यूब लिख दूँ, तो भी ये क्या है, सिंगल टर्म का क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा। और जैसे क्वाड्रेटिक के लिए है, वैसे क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा होता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया ना कि जो पॉलिनोमियल्स लिखे जाते हैं वो पावर की घटती हुई क्रम में लिखे जाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। रूल नहीं है, स्टैंडर्ड यह है या एक तरह का फॉलो किया जाता है जिससे एक्सप्रेशन को पढ़ने में आसानी हो और उसे सॉल्व करने में आसानी हो। तो ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर बी एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे ए बी सी डी क्या है, वो रियल नंबर्स होते हैं और a बराबर क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। अगर a बराबर यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है क्या है, a है, अगर a 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया तो ये आपका क्यूबिक नहीं बल्कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी 0 हो सकते हैं, b हो सकता है, c हो सकता है, d हो सकता है, ये 0 हो सकते हैं। मतलब कोई क्यूबिक एक्सप्रेशन हो तो उसको इतना बड़ा ही होना जरूरी नहीं है कि सारे टर्म आने चाहिए तभी क्यूबिक होगा, नहीं। बस इतना ध्यान रखना कि ये पहला वाला जो x की पावर क्यूब वाला टर्म है ये होना चाहिए, बाकी इनके बीच में से कोई भी ना हो या कोई और भी हो तो वो चल जाएगा काम, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इतनी बातें ध्यान रखिए ना, है आपको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल की जब बात करते हैं हम आगे अगर हम पढ़ें तो क्या होता है, हम बात करते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि किसी पॉलिनोमियल के जीरो होने का मतलब क्या होता है, कि हमसे अक्सर ऐसा सवाल पूछा जाएगा, एग्जाम में भी आता है कि आप इस पॉलिनोमियल के ना जीरोस फाइंड आउट करके दिखाओ। जीरोस का मतलब क्या होता है या जीरो का मतलब क्या होता है वो हम समझते हैं। तो जीरो का मतलब जैसे आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है px और ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये अगर ये फंक्शन है x के रूप में, तो मतलब अगर मैं x की जगह पे 3 रख दूं तो क्या होगा, तो क्या होगा उसको देखने के लिए आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा और वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर मैं -4 रख दूं तो क्या होगा, अगर मैं -1 रख दूं तो क्या होगा। तो इन सब को पहले हम रख के देखते हैं कि आखिर अगर मैं x की जगह पे ये वैल्यूज रख दूं तो क्या रिजल्ट मुझे प्राप्त होता है, क्या नंबर मुझे प्राप्त होता है। अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूं, -4, तो क्या होगा, इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, 2 ब्रैकेट में -4 का स्क्वायर प्लस में 10 मल्टीप्लाइड बाय -4 और प्लस में 8, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, तो ये हो जाएगा 4 -4 का स्क्वायर करेंगे 16 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 32, 10 गुणे 4 कितना हो जाएगा 40। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 32 माइनस में 40 और प्लस में 8। अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो -40 होगा, 32 प्लस 8 कितना हो जाएगा 40, तो 40 माइनस में 40 बराबर क्या आ जाएगा 0। मतलब कि अगर मैं x की वैल्यू -4 रख दूं तो इक्वेशन की जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, यही मतलब हुआ इसका। अगर इसी तरह मैं x की जगह पे -1 रख दूं तो क्या होगा, 2 -1 का स्क्वायर प्लस में 10 इंटू में -1 और प्लस में 8, कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 का गुणा करेंगे कितना जाएगा 2, माइनस में 10 मल्टीप्लाई करके प्लस में क्या हो जाएगा 8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10 -10 कितना हो गया 0। मतलब -1 पे भी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम x की वैल्यू -4 या -1 ऐसा रखेंगे तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और ये जो वैल्यू जो कि इस एक्सप्रेशन को 0 कर रही है, मतलब -4 या -1, यही क्या है, इस इक्वेशन के जीरोज होते हैं। तो इक्वेशन के जीरोज अगर कभी पूछा जाए तो उसका मतलब
उस वेरिएबल अगर वो x के टर्म में है तो x की वो वाली वैल्यू जिसे हम पुट कर दें अगर वहां पे, तो एक्सप्रेशन की टोटल वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे, तो उन्हें हम जीरोस कहते हैं उस एक्सप्रेशन के लिए। अब बस इतना सिंपल सा मतलब है, चाहे ये आपका मोनोमियल हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे क्यूबिक इक्वेशन हो, सब के लिए ये जो मतलब है ये सेम है। इनके निकालने का जो तरीका है वो आपका डिफरेंट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर कर सकती हैं, कैसे कोफिशिएंट निकालना है, क्या करना है, वो हो सकता है, लेकिन जीरो का मतलब तीनों के लिए सेम ही है। एक्स की वो वैल्यू जो रखने पे एक्सप्रेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वही कहलाता है जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब जीरोस का मतलब क्या होता है, या फिर अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हम कैसे उसको देखते हैं ज्योमेट्रिकली, तो वो हम समझते हैं। जैसे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब ये होगा कि मान लीजिए मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है y बराबर में 2x+3, ये मैंने लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, मतलब ये है हमारे पास कि ये एक्सप्रेशन है, कैसा एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है ना, लीनियर पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री का है। तो हम क्या करें कि हम x की कुछ वैल्यूज को ना पुट करते हैं, x बराबर कुछ हम रखते हैं, और फिर जब हम x की वैल्यू कुछ रखेंगे तो उस आधार पे पूरा कैलकुलेट होकर के y की वैल्यू कुछ आ जाएगी, है ना। तो ऐसे करके हम एक छोटा सा डेटा ले लेते हैं, उसको फिर हम जो क्वाड्रेंट्स होते हैं उस पर प्लॉट करके देखते हैं कि आखिर क्या निकलता है इसका रिजल्ट, और उस रिजल्ट से हम समझ पाएंगे कि जब जीरोस की बात करी जाती तो वो कौन से पॉइंट की बात हो रही है ज्योमेट्रिकली। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या रखता हूँ, x की वैल्यू -2, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, छोटी रखें तो ज़्यादा बेहतर है प्लॉट करने में भी, समझाने में भी। तो अगर मैं क्या रखता हूँ, x की वैल्यू -2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए, तो x की जगह -2 रखेंगे तो 2 इंटू में -2 और प्लस में 3 कितनी आ जाएगी, -4 प्लस में 3 बराबर में क्या आ गया, -1। मतलब जब x बराबर -2 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। इसी तरह मैं क्या रखता हूँ, x की वैल्यू प्लस में 2 मान लीजिए रख दिया मैंने, तब क्या होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस में 3 कितनी आ जाएगी वैल्यू, तो 2 गुणे 2 4, 3 7। मतलब जब x की वैल्यू हमने 2 रखी है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब अगर मैं इसी को प्लॉट करूं तो क्या रिजल्ट आएगा वो हम देख लेते हैं। जैसे आप ये देखिए, कुछ ऐसा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम अगर देखें, जैसे आपके क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 2 3 4, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट होते हैं ये। तो ये अगर ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स आपके सामने बने हुए हैं, तो अगर इनकी बात हम कर रहे हैं, तो अगर प्लॉट करना है हमें, तो प्लॉट कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ऐसे एक टेबल सी बना लें कि जब x की वैल्यू -2 थी तो y की वैल्यू कितनी थी, -1। इसी तरह जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू कितनी थी, 7। तो हम अगर x और y को लेकर के चलें, सबसे पहले ऐसे बनाया है हमने, ये बीच वाली जो वैल्यू होती है क्या होती है, 0 होती है। इधर +1 2 3, ऊपर +1 2 3 4, इधर माइनस होता है, -1 -2 -3, इसी तरह से नीचे चलता है ना। तो अगर मैं कहूँ आप इसे प्लॉट करिए तो कहाँ करेंगे, तो ये प्लॉट करने का मतलब ये है कि हम x की वैल्यू जब -2 रखें, मतलब हम x की तरफ आए -2, 1 -1, ये क्या हो गया, -2, तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -1 आनी चाहिए। मतलब y के लिए हमको नीचे आना पड़ेगा -1, जो कि यहाँ पे ऐसे आप सीधे खींचिए, ऐसे आप क्रॉस करिए, ये पॉइंट जो क्रॉस कर रहा है ये क्या है, वो पॉइंट। इसी तरह x की वैल्यू अगर मैं +2 रख रहा हूँ, तो +2 का मतलब 1 2 यहाँ पे गए, ऐसे सीधे लाइन, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। मतलब हम ऊपर जाएंगे 7, कुछ ऐसे खींचेंगे जहाँ पे क्रॉस करें, मतलब ये वाला पॉइंट जो होगा ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब अगर इनको और इनको मैंने ऐसे मिला दिया, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन बनती है हमेशा, तो अगर मैंने इनको ऐसे मिला दिया तो मैं एक चीज़ क्या देखता हूँ कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे आकर के ये लाइन क्या करे, इसको कट कर रही है। ये जो एक्सेस है ये कौन सा एक्सेस होता है, एक्स एक्सेस, और ये वाला जो एक्सेस होता है कौन सा होता है, वाई एक्सेस होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पॉइंट पे आकर के लाइन कट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहां पर ये लाइन कट कर रही है वही क्या है, इस एक्सप्रेशन का 0 है। मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू है जो आएगी, अगर मैं रख दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, कि वो एक्सप्रेशन को 0 कर देगी वैल्यू। अगर आप देख पा रहे हैं तो -2 और -1 के ठीक बीचों बीच की वैल्यू, मतलब माइनस में 1.5 ये वैल्यू आ रही है ग्राफ के हिसाब से। अगर हम खुद निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं आपको पता है। तो अगर हमें वैल्यू निकालनी है, लेट से मैंने लिखा है y बराबर में ax + b, ओके। तो अगर 0 निकालने का मतलब ये हो गया कि ये वाली वैल्यू आपकी पूरी 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b/a, यही वैल्यू मिलेगी।
मतलब ये है कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है और अगर मैं इनके कोफिशिएंट को ले लूँ कि ये यहाँ पे जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है b अपॉन में a करके आगे माइनस लगा दूँ तो मुझे उसका जीरो मिल जाएगा। जैसे इस इक्वेशन का अगर मैं आपसे कहूँ जीरो निकालिए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये लिखा y बराबर में 2x प्लस 3 है। इसी सेम फॉर्मेट में अगर मैं रखूँ तो हम कहेंगे माइनस में 3/2 विच इज इक्वल टू माइनस में 1.5 जो कि यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ये है कि अगर मैं x की जगह पे माइनस में 3/2 रख दूँ, लेट से मुझे कंफर्म करना है तो यहाँ पे 2 लिखा, इनटू में माइनस में 3/2 और प्लस में 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 + 3 क्या हो जाएगा 0। तो मतलब क्या निकल के आ रहा है कि जब ज्योमेट्रिकली हम दिखाते हैं, जीरोस को दर्शाते हैं, तो उसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम x और y के जो पॉइंट्स हमने गैदर किए हुए हैं, डेटा पॉइंट्स, अगर हम उन्हें प्लॉट करते हैं यहाँ पे, तो जहां पे लाइन आकर के x को कट करती है, इसका मतलब क्या है, वही पॉइंट उसका जीरो कहलाता है। तो जब लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। कितनी डिग्री है, 1। तो इसके जीरोस कितने हो सकते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब पॉलिनोमियल की बात होती है तो जितनी डिग्री होती है एट मोस्ट उतने जीरो हो सकते हैं उसके, एट मोस्ट उतने जीरो। मैं कह रहा हूं कि उतने जीरो होंगे जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, तो ये कभी भी 2 बार x को नहीं कट कर सकता है। क्योंकि अगर ये जो आपका एक्सप्रेशन होता है ना y बराबर ax प्लस b, ये स्ट्रेट लाइन का एक्सप्रेशन कहा जाता है। क्या स्ट्रेट लाइन 2 बार x को कट कर सकती है बिना बेंड हुए? नहीं ना भाई, या तो ऐसे कट करेगी, ऐसे कट करेगी, ऐसे कट करेगी। भाई एक ही बार तो कट करेगी, ऐसा तो होगा नहीं ये ऐसे आएगी फिर ऐसे घूम करके ऐसे कट करेगी। अगर ऐसे घूम करके कट करेगी ना एक लाइन, तो वो आपकी फिर लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगा, वो पैराबोला बनाएगी या कोई और फॉर्मेशन बनाएगी, क्यूबिक एक्सप्रेशन में चली जाएगी, वो और ही कुछ फॉर्मूला फॉर्मेशन हो जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन नहीं रहेगा वो। तो एटमोस्ट 1 0 कहने का मतलब ये है कि जरूरी भी नहीं है कि हर चीज़ का जीरो ही निकल आए। तो एटमोस्ट 1 0 आएगा लीनियर एक्सप्रेशन के लिए। जैसे अगर मैं आपके सामने ऐसे एक बनाता हूँ, ये x एक्सिस y एक्सिस है और एक लाइन है कुछ ऐसी है ना। अब मैं आपसे कहूँ बताइए इसके कितने जीरो हैं, तो भाई ये वाली जो लाइन है x एक्सिस को कहीं पे कट कर रही क्या? नहीं। तो इसके जीरो कितने होंगे? जीरो, मतलब इसमें है ही नहीं, कोई जीरोज इसके होंगे ही नहीं। तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जब भी ऐसे बात होती है। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है ये भी आप समझ गए होंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या होता है। अब हम इसी तरह क्वाड्रेटिक को देखते हैं, उसमें थोड़ा हमको इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे चर्चा करने के लिए। तो अगर मान लीजिए आपके सामने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखा हुआ है, y बराबर में x² + 5x + 6, ऐसे ही आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। x बना लीजिए, फिर y बराबर जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन है वो बना लीजिए। अब x के एक एक पॉइंट आप रखते जाइए जिससे y की वैल्यू आपको मिलती जाए, फिर उसी को प्लॉट कर लीजिए। लेट से मैंने लिखा x बराबर में क्या है, -4। ऐसे मैंने वैल्यू फाइंड मतलब रखी है कि x वैल्यू कितनी आ गई, -4। तो अगर मैं -4 यहाँ पे रख दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, -4 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में -4 और प्लस में 6, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस में 16, माइनस में कितना हो जाएगा 20 और प्लस में हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 16 6 22 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। मतलब कि अगर मैं x की वैल्यू 4 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। ओके, इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूँ, -3 रख दूँ, तो फिर से आप कैलकुलेट कर लीजिए, -3 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे में -3 प्लस 6, कितना हो जाएगी वैल्यू, -3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, 5 गुणे में 3 मतलब 15 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 6, तो यहाँ पे 9 -15 और प्लस में 6, तो आप देखेंगे 9 6 15 -15 कितनी वैल्यू आ गई, 0। मतलब x बराबर जो 3 वैल्यू है उस पर क्या आ रहा है, y की वैल्यू जो है 0 आ रही है। इसी तरह अगर मैं इधर लिख देता हूँ, इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूँ, -2 रख दूँ, एक लाइन से ही रख देते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए -2 का स्क्वायर प्लस में 5 गुणे -2 और प्लस में 6, कितना हो जाएगा ये 4 5 दूनी 10 -10 और प्लस में 6, ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। भाई 6 4 10 -10 कितना गया, 0 आ गया। तो मतलब x बराबर -2 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। एक और रख लेते हैं, x बराबर में -1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 का स्क्वायर प्लस में 5 गुणे में -1 प्लस में 6, कितना हो जाएगा 1 और 5 का गुणा करेंगे -5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, तो +1 और 6 7, 7 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास 4 डेटा पॉइंट्स ऐसे हमने गैदर कर लिए। अब इनको ही हमें बनाना है, मतलब इनको हमें प्लॉट करना है। तो कैसे प्लॉटिंग होगी, उसी तरह से
कि आपको ये देखना है कि अच्छा x की वैल्यू जब -4 थी तो y की वैल्यू 2 होगी, 1 पॉइंट मिलेगा। फिर -3 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। 0 होने का मतलब क्या है, समझ रहे हैं ना, कि जहां पे x -3 होगा वहां पे वो लाइन कट करेगी किसको, x एक्सिस को, या टच करेगी x एक्सिस को। फिर उसके बाद जब x बराबर -2 होगा तो फिर से वो 0 हो जा रहा है, मतलब वो लाइन जाएगी और फिर नीचे से मुड़ेगी और फिर -2 पे कट करेगी, 2 बार कट कर रही है ये। तो अगर मैं इसे प्लॉट के रूप में दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा, जो मैं आपसे कह रहा हूं, -4 और -2 है ये। तो ये ऊपर बना हुआ है x एक्सिस पॉजिटिव, इधर क्योंकि सारे नेगेटिव पॉइंट है तो एक ही तरफ का बना रखा है, उधर का नहीं ले रखा। तो यहां से लाइन आएगी -3 पे। उसके बाद जब x बराबर -2 होगा तो यहाँ पे ये लाइन क्या करेगी, इसको फिर से कट करेगी और ये ऐसे ऊपर निकल जाएगी। तो ये क्या बन रहा है, इस शेप को जो कहते हैं यू टाइप का शेप बन रहा है, इसे कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं, पैराबोला। ये यू टाइप भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है ना, ए के शेप में भी ऐसे बन सकता है। डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है जो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसके ऊपर, कि इसका शेप कैसे बनेगा, यू टाइप में बनेगा या फिर ए टाइप में बनेगा। ओके, तो ये आपके पास ये आपने एक्सप्रेशन लिख रखे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे y की वैल्यू जब 0 हो रही है तो ये x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। तो अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो इसकी डिग्री कितनी होती है, 2 डिग्री होने का मतलब कि ये एटमोस्ट 2 टाइम्स एक्स एक्सिस को कट करता है, और वही क्या होते हैं, उसके जीरोज होते हैं। कि अगर आपको ऐसा कोई ग्राफ बना के दे दिया जाए और आपसे पूछे कि बताइए बेटा इसके कितने जीरोज होंगे, तो जीरोज का मतलब सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर वो लाइन, सिंगल लाइन एक्स एक्सिस को 1 बार कट कर रही तो 1 0, 2 बार कट कर रही तो 2 0, 3 बार कट कर रही तो 3 0, 4 बार कट करे तो 4 जीरोज होंगे उसके। सिंपल सी बात बस इतनी है। 1 बार भी कट ना करे तो भाई कोई जीरो नहीं, सिंपल सी बात है। इतना ही आपको याद रखना है बस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एटमोस्ट 2 जीरोज हो सकते हैं, मतलब उसका एक भी जीरो नहीं हो सकता, ये भी कंडीशन है कि ग्राफ टच ही ना करे, ऊपर ऊपर रहे। 1 जीरो भी हो सकता है, मतलब एक सिंगल पॉइंट पे टच हो, भी बना के दिखाऊंगा आपको। या फिर 2 जीरो हो सकते हैं। क्या इसके 3 जीरो हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अब ये जो ग्राफ है यहां से इसने घटना शुरू किया, फिर यहां पे आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद, ये जो पॉइंट है यहां पे आने के बाद बढ़ना शुरू किया। अब ये बढ़ता चला जाएगा, या फिर इधर बढ़ाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा। अब ये नीचे नहीं आने वाला दोबारा, इसलिए पैराबोला होता है ये, है ना। ये जो पॉइंट है ना, इसे क्या कहते हैं पता है, इसे कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स को भी कैलकुलेट किया जाता है, हालांकि सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, जान करके रखेंगे तो मजा आएगा। वर्टेक्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, तो वर्टेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये होता है माइनस में b/2a माइनस में d/4a। तो ये बताएगा क्या, वो 2 पॉइंट्स बताएगा जहां पे आपका वर्टेक्स बन रहा होगा पैराबोला का। ये पैराबोला के लिए है केवल। -b/2a का मतलब क्या हुआ कि यहां पे b की वैल्यू कितनी है, देखिए 5 है, तो माइनस में 5 और 2a, a का एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा a होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो अपॉन में 2a करेंगे तो 2 ही आएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2.5। मतलब जो x का क्वाड्रेंट होगा माइनस में 2.5 पे बनेगा, है ना। सही से बना देता हूं मैं, कहां पे बनेगा, माइनस पे 2.5 पे बनेगा। मतलब यहां पे आप देख रहे होगे कि ये जो बीचों बीच की लाइन आ रही है, ये कितने पे आ रही है, 2.5 पे। अब हमें ये देखना है कि ये वाला जो स्लोप, ये वाली जो लाइन है, मतलब जो y वाली लाइन है वो कितने पे बनेगी। तो उसके लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ता है माइनस में d/4a, और d का मतलब अपने आप में क्या होता है, तो d का मतलब होता है b² - 4ac, सभी लोगों को पता है। तो b² अगर हम निकालेंगे मतलब 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, माइनस में 4ac मतलब 6 × 4 24, तो 25 में से 24 घटाएं क्या आएगा, 1। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन में 4a का मतलब a की वैल्यू तो कितनी है, 1 है, अपॉन में 4, तो माइनस में 1/4 अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 0.25 माइनस में। तो ये आ गया क्या, वर्टेक्स के क्वाड्रेंट, मतलब जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा इस स्थिति में, वो कौन सा होगा, ये वाला। और इसके जो क्वाड्रेंट्स निकलेंगे क्या होंगे, ये होंगे। इसी तरीके से, मतलब ये इसलिए मैंने बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अपने मन से कि यहाँ से लाए पूरा नीचे तक भी उठा करके ऐसे कर दी, नहीं। इसका भी कैलकुलेट करने का तरीका है कि कहाँ से यहाँ तक ये नीचे आएगा, इसके बाद कहाँ से ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, और उसका जो क्वाड्रेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसे कैलकुलेट होता है ना। जानकारी के लिए अच्छा है ना। आगे अगर हम बात करें क्यूबिक इक्वेशन की, भाई क्यूबिक इक्वेशन के बारे में, अच्छा इसी में एक चीज़ और मैं आपको ये जो बता रहा था कि कब आपको पता चलेगा ये यू शेप है और कब आपको पता चलेगा ये ऐसा ए शेप में बनेगा। तो ये इसको दूसरे वर्ड में अपवर्ड या डाउनवर्ड ऐसे कहते हैं। ये डिपेंड करता है ए की वैल्यू पे।
अगर a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ी है, तब तो आपका कैसा शेप बनेगा, यू शेप बनेगा। अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो कैसा शेप बनेगा, कुछ ऐसा। जैसे अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर में 0, तो इसका जो पैराबोला का शेप होगा ये कुछ ऐसा होगा, यू शेप का होगा। लेकिन अगर मैं कुछ इसे ऐसे लिख दूँ 2x² माइनस में 6x और प्लस में 4 बराबर में 0, तो यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट a है क्या है, माइनस में है, तो इसका जो शेप होगा ये कुछ ऐसा होगा। वर्टेक्स कैलकुलेट करने का तरीका दोनों में सेम ही है, इसमें ये ऊपर वर्टेक्स होगा और इसमें ये नीचे वर्टेक्स होगा, दोनों में तरीका क्या है, सेम ही होगा। क्या बात समझ में आ रही है इतनी? मैंने बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें बताई हैं जो बहुत आपको आगे लाभ करेंगी। अगर आप ये चीज़ समझ गए हो तो बहुत फायदा होगा आपको। तो ये जो सारी ऑब्जर्वेशंस हैं इनके आधार पे हम कुछ केसेस को डेवलप करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। अब इसमें टोटल 3 तरह के केसेस बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर हम बात करें केस 1 की, जिसकी जो थ्योरी पार्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जो x कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड a डैश आर 2 जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कब ऐसा होगा कि जब मान लीजिए ऐसे हमारे पास ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसा, है ना, इसमें ये क्या है, ये a है और ये क्या कह दिया, ये a डैश है। इसी तरह अगर डाउनवर्ड वाला बने तो कुछ ऐसा बन जाए, तो ये क्या होगा, a और ये क्या कह दिया हमने, a डैश। मतलब अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है जो x एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, तो यहाँ पे हमको 2 इसके जीरोस मिलते हैं, एक a दूसरा a डैश, है ना। मतलब क्या है कि 2 अलग अलग रूट्स मिल रहे हैं, डिस्टिंक्ट रूट आपको मिलेंगे जब ऐसा होगा। तो जो इसका दूसरा केस है उसमें क्या है कि जो x कोऑर्डिनेट है उसका a केवल एक ही जीरो आ रहा है। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा मान लीजिए कुछ ऐसा है, तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनेगा कि इसको बस टच कर रहा है एक ही पोजीशन पे, चाहे ये अपवर्ड हो चाहे ये ऐसे डाउनवर्ड हो, ऐसे टच करते हुए जा रहा है। तो ये एक ही पॉइंट पे केवल ऐसा टच हो रहा है। मतलब है तो यहाँ पे 2, एक ही जगह पे 2 जीरोज हैं, लेकिन जब दोनों, जैसे मैं कहता हूँ इसका जीरो क्या है, 2 2 है, तो भाई एक ही 2 है, सिंपल सी बात है। तो जब ये ग्राफ कट ना करे बल्कि एक्स एक्सिस को टच करता हुआ ऐसे चला जाए, चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड, तो ऐसी कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज होते हैं वो कितने होते हैं, 1 होता है। ओके, इसका जो तीसरा केस बनता है वो क्या होता है कि मान लीजिए ग्राफ आपका ऐसा बना हुआ है और हमने बनाया कुछ इस तरीके से, या फिर डाउनवर्ड में अगर बना रहे हैं तो कुछ ऐसे बना दिया। मतलब इसके कहने का ये है कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे कितने जीरोज हैं, तो मैंने आपको जब शुरुआत में ही बता दिया, जीरोज का मतलब केवल उससे है कि अगर वो एक्स एक्सिस को टच या कट कर रहा है, तो ना तो ये टच कर रहा है ना तो कट कर रहा है, इतनी दूरी है इनके बीच में। तो इसके कितने जीरोज होंगे, एक भी नहीं, 0 शून्य। इसका जीरोज कितना होगा, एक भी जीरोज इसके नहीं होंगे। तो वही यहाँ पे बात बताई जा रही है, दिस मीन्स दैट अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 2 हैज एट मोस्ट 2 जीरोज, कि किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, मतलब अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके एटमोस्ट 2 जीरोज होंगे। एटमोस्ट मतलब उसका कोई भी जीरोज नहीं हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है। क्या 2 से ज़्यादा जीरोज हो सकते हैं, उसके पॉसिबिलिटी ही नहीं है। हाँ, अगर आपसे कोई ये कह दे कि क्या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 जीरो हो सकता है, तो आप ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 जीरोज होने चाहिए, कहेंगे बिल्कुल एटमोस्ट 2 होने चाहिए। 1 भी नहीं हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 डिस्टिंक्ट जीरोज उसके हो सकते हैं। ओके, तो ये इसकी कंडीशन या ऑब्जर्वेशन है जो हम समझ रहे हैं। इसी तरह अगर मैं आगे बढ़ूं और बात करूं किसकी, क्यूबिक इक्वेशन की, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसकी क्या है, सेम वैसे ही कि y बराबर में मैंने एक इक्वेशन रख दिया x³ माइनस में 4x, सेम x की वैल्यू मैं यहाँ पे कुछ रखूं और उसके आधार पे हम प्लॉटिंग करेंगे। अब यहाँ पे क्यूबिक वाले में क्या होता है वो हम समझेंगे। जैसे हमने सबसे पहले लीनियर वाले के लिए पढ़ा कि उसमें एक स्ट्रेट लाइन बनती है, फिर क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ा कि उसमें पैराबोला बनता है, आखिर क्यूबिक में क्या बनेगा। इतनी बात अब तक तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि अगर क्यूबिक की बात कर रहे हैं हम, तो क्यूबिक इक्वेशन जो x वाली लाइन है उसको एटमोस्ट 3 जगह पे कट करेगा, फिर से एटमोस्ट 3 जगह पे कट करेगा, है ना। कि हम यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहले क्या लेते हैं, x बराबर में माइनस में 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए माइनस में 2 का क्यूब माइनस में 4 इंटू माइनस में 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगा, -2 का क्यूब मतलब -8 और 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि प्लस में होगा, -8 और यहाँ पे 8, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। फिर x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 1 रख देता हूँ, तब क्या होगा, मतलब मैं x के पॉइंट ही रख रहा हूँ ऐसे ही। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए माइनस में 1 का क्यूब माइनस में
4 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब मतलब -1 और 4 -1 कितना, ये 4 इंटू -1 मतलब +4 हो जाएगा। तो +4 में से घटा देंगे कितना आ जाएगा 3। इसी तरह x बराबर में क्या रख दूँ, अच्छा x बराबर में 0 भी तो रख सकता हूँ, 0 रख देता हूँ। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये पूरा 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर हम रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 ही हो जाएगा जब x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो। इसी तरह मैं आगे बढ़ूँ और x की वैल्यू क्या रख दूँ, 1 रख दूँ, तो क्या होगा देखिए, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का क्यूब माइनस में 4 गुणे 1 कितना हो जाएगा, -3। x की वैल्यू मैं क्या रख दूँ, 2 रख दूँ, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का क्यूब माइनस में 4 गुणे 2, 2 की पावर 3 8, 4 दूनी 8, घटेगा कितना आ जाएगा 0। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर मैं x की वैल्यूज़ को ऐसे रखता चलूँगा तो मुझे पॉइंट मिलते रहेंगे, और मुझे जहाँ पर y वैल्यू क्या मिल जा रही है 0 पे, तो मुझे ये पता चल रहा है कि x क्या है उसका 0 है, वो वाला पॉइंट। जैसे -2 क्या है, इसका 0 है, जीरोज़ में आता है, मतलब अगर -2 में रख दो रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। ऐसे मुझे 3 पॉइंट मिल जाते हैं। अब अगर मैं इसे ग्राफ के रूप में ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा यहाँ पे डायग्राम आएगा कि -2 0 से स्टार्ट होगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे भी ले जा सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा और ऊपर भी ले जा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे ये स्टार्ट होगा यहाँ से, फिर ऐसे जाएगा, एक बार यहाँ पे इसने कट किया, यहाँ से आकर के यहाँ पे कट किया, नीचे गया, फिर यहाँ से जाकर के यहाँ पे इसने कट किया है। तो मैं क्या देखता हूँ कि क्यूबिक इक्वेशन है, इसने 3 जगह पे इसको क्या किया है, कट किया हुआ है। तो मतलब इसके जीरोस कितने होंगे, 3। अब मैं आपसे फिर से पूछूं, क्या बेटा इसके 4 जीरोस हो सकते हैं, चौथी जगह कट कर सकते हैं क्या, नहीं, एट मोस्ट 3, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे हमने क्या समझा है कि ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होती है जीरोस की, और कैसे हम उसे प्लॉट करते हैं। अब प्लॉट करने का मतलब ये नहीं कि बहुत कठिन काम है भाई, x की वैल्यू -2 है, इधर आ जाओ, -1 -2, यहाँ पे x रख दिया, और कह रहे हैं इस पे y क्या है, 0 है, मतलब ऊपर नीचे कहीं नहीं चलना, इसी पे पॉइंट है। फिर अगला जो पॉइंट है कि x की वैल्यू -1 है, मतलब -1 पे मैं ऐसे ऊपर जाऊँ, ऊपर नीचे से लाइन खींच सकता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आ रही, 3 आ रही, तो मतलब 1 2 3, यहाँ पे मिलाऊंगा, ये आ गया 3। बस इनको ऐसे आपको मिलाते हुए चलना होगा, बस और कुछ नहीं। तो ऐसे आपको पॉइंट मिल जाते हैं। तो हमने ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है वो समझ ली। अगर मैं आपको कोई भी ग्राफ दूंगा और आपसे पूछूं कि बताओ बेटा इसके कितने जीरोस होंगे, आप बहुत आसानी से बता लेंगे, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है केवल इसी चीज़ के ऊपर है कि आपको एक ग्राफ दिए गए हैं, आपको बताना है उसके कितने जीरोस हैं। अब तो आप समझ गएंगे, जितनी बार एक सिंगल लाइन एक्स एक्सेस को कट कर रही है उतने ही उसके क्या हैं, जीरोस हैं। मैं फिर से बार बार आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए एक ऐसा ग्राफ बना हुआ है, मतलब एक ऐसा क्वाड्रेंट बना हुआ है, और ये लाइन कट कर रही है, ये ऐसे एक लाइन कट कर रही है। मैं कहूँ कितने जीरोस हैं इसके, तो ये मत कहना कि 2 हैं, 2 बार कट कर रही है, बेटा सिंगल लाइन एक ही है, ये दूसरी लाइन है, मतलब ये एक अलग पॉलिनोमियल है, ये अलग पॉलिनोमियल है, सबके क्या हैं, जीरोस एक ही हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2.1 जैसा मैंने आपको कहा, अब इसके मैं कुछ आपके किताब से ही देख करके कुछ ग्राफ बना देता हूँ, अपने हाथ से ही फ्री हैंड ड्रॉ करता हूँ। अब आपको मैं बताता चलूँगा कि इसमें जो जीरोस हैं कैसे फाइंड आउट होंगे, और आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे, 2.1 में इतना कुछ खास नहीं है। अब कुछ ऐसे सवाल आपके सामने लिखे हैं, जैसे मैं कहूँ बताइए इसके कितने जीरोस होंगे, कितनी वैल्यू इसकी जीरो देगी। तो आप देखिए एक्स एक्सेस ये है, ये लाइन सीधी ऐसे जा रही है पैरेलली, क्या इसका कोई जीरो होगा, कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि इसके जीरोस कितने होंगे, तो इसमें जो जीरोस हैं उनकी संख्या कितनी होगी, 0, कोई भी नहीं। इस वाले में कितने जीरोस होंगे, तो बहुत सारे बच्चे कहोगे अच्छा ये एक जगह कट हुआ, यहाँ 2 जगह कट हुआ, नहीं भाई, वाई वाले पे तो आप कितना भी कट कराइए, से कोई लेना देना नहीं जीरो से। जीरो का मतलब है एक्स वाली एक्सेस को कट करना चाहिए। तो कितनी बार कट हो रहा है, केवल एक बार, तो जीरो की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पर देखिए जीरोस गिनने हैं, तो 1 2 और 3, कितने जीरोस हैं, 3। वाई वाली एक्सेस से कोई लेना देना नहीं है, तो जीरोस की संख्या क्या है, 3। सेम इसी तरह यहाँ पे आ जाइए, ऐसे कट कर रहा है, फिर से मैंने आपको कहा बहुत सारे बच्चे समझते हैं बीच से ही जाना चाहिए तभी होगा, क्या नहीं, एक्स एक्सेस को 2 बार कट कर रहा है, मतलब इसमें जो जीरोस की संख्या है वो कितनी है, 2। इसी तरह इस वाले में देखिए कितने जीरोस होंगे, तो 1 2 3 और 4। सही जवाब क्या है इसका, 4। बस इस वाले का जवाब आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अब 2.1 बहुत आसान था, जीरोस का मतलब हमने समझ लिया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है वो समझ ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारी अभी तक की फाइंडिंग्स हैं, जैसे कोफिशिएंट वगैरह हमने देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे निकलते हैं, उनके जो रिलेशनशिप्स हैं उन पे बात करते हैं कि कैसे वो रिलेशनशिप्स आपकी इस्टेब्लिश होती हैं और उससे आप क्या क्या चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हम अगर बात करें, नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम देखिए जीरोज और कोफिशिएंट के बारे में बात हो रही, कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक हो चाहे लीनियर आपका इक्वेशन हो,
उसके जीरोस निकालने के लिए आप किसी भी एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट जो होते हैं उनका प्रयोग करके आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। एक चीज़ तो मैंने आपको शुरुआत में ही समझा दी कि अगर मैं लीनियर कोई पॉलिनोमियल है ax प्लस बी का, तो अगर मुझे उसका जीरो निकालना है तो इस रूप में मिलता है मुझे, माइनस बी बाई ए कर दूं, जो वैल्यू आएगी वही पुट कर दूंगा तो वो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है। अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ पी एक्स बराबर में 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, अगर मुझे इसके जीरोज निकालने हैं कि x की कौन सी वैल्यू पे जीरो आएगा, तो हमको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है कि आपको यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है इनको गुणा करना है। कितनी आएगी वैल्यू, 12x स्क्वायर आ जाएगी। ओके, अब मुझे इसके एक्स स्क्वायर से तो कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये जो 12 है ना इससे लेना देना है कि मुझे इस 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि वो -8 आ जाए, कब, जोड़ने या घटाने पे, और दो ऐसे नंबर लाने हैं कि गुणा कर दूं तो 12 ही आ जाए। तो क्या होंगे वो नंबर, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या अगर मैं इस 8 को ब्रेक कर लूं -6 और -2 में, समझ पा रहे, -6 और -2, अगर मैं -6 और -2 को जोड़ूंगा तो -8 आ जाएगा, लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस माइनस दोनों तरफ है तो गुणा होकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +12। तो मुझे बस यही करना है। ये सारी चीज़ें आपने हो सकता है पहले भी सीख रखी हो, तो हम कुछ इसे ऐसे ब्रेक करेंगे, -2x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 2x प्लस में 6, ऐसे हम ब्रेक कर रहे हैं इसे। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और इनमें से कॉमन निकालते हैं पार्ट। तो देखिए क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ पे 6 से निकल आएगा, x स्क्वायर यहाँ x है, मतलब मैं 2x कॉमन ले लूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, x माइनस में 3 मिल जाएगा। भाई 2 कॉमन आ गया, 3 बचेगा, 2 3 6 होता है। माइनस में यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस में 3 हो जाएगा। ये माइनस अगर मैंने बाहर खींच लिया ना बेटा, तो ये जो प्लस था ये माइनस हो जाता है, और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। अब मैं क्या देखता हूँ, हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म में देखिए x माइनस 3 क्या है, कॉमन है। मैं क्या करता हूँ, x माइनस 3 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ क्या क्या बचेगा, 2x बचेगा, यहाँ क्या क्या बचेगा, -2 बचेगा, ये बच गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों टर्म को 0 के बराबर रखता हूँ। कैसे, अगर मैं ऐसे रखूँ कि x माइनस 3 बराबर में 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ये जो x की वैल्यू 3 आई है, ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि अगर मैं इस x बराबर 3 को इस पॉलिनोमियल में रख दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। मतलब हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, 0 फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह दूसरे वाले को अगर मैं लेके चलूँ, 2x माइनस 2 बराबर 0 रख दूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। सेम वही बात कि अगर मैं x की वैल्यू को 1 रख दूँ तो एक इक्वेशन 0 हो जाएगा। करके देख लेते हैं क्या सही में होता है, ये देखते हैं भाई। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 6। तो x की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूँ तो 3 का स्क्वायर रख देते हैं पहले, 3 का स्क्वायर माइनस में इतना प्लस में इतना, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 और 6 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 24, और 8 गुणे में 3 भी क्या होता है, 24, 24, क्या आ गया, 0 आ गया। अगर कोई x की वैल्यू 0 ला दे रही मतलब उसका 0 है। इसी तरह 1 अगर मैं रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू में 1 स्क्वायर, 8 इंटू में 1 प्लस में 6, तो ये 2 ये 6 कितना हो जाएगा, 8, और माइनस में 8 बराबर में 0। मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि इस मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं, इसके जीरोस निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हुई अभी तक जीरोस की। हमको क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या है कि ये क्या है, a है, ये क्या है, b है, और ये क्या है, c है, यही कोफिशिएंट है। मैं फिर से एक बार वार्न कर दूं बच्चों को कि जो पहला लिखा रहे टर्म वो a हो जरूरी नहीं है। a का मतलब एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा a होगा, x का जो भी कोफिशिएंट होगा b होगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c होता है। मतलब अगर मैं ऐसे भी लिख दूं -8x प्लस 2x स्क्वायर, तो मतलब a कहूंगा तो ये मत कहना कि x जो सबसे पहले आ रहा है वो a है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और कांस्टेंट टर्म c होता है। ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन ये भूलती बहुत है। तो अगर अब मैं रिलेशनशिप में आऊं इनके, तो अगर मैं कहूं सम ऑफ जीरोस निकालो, कि अगर मैं इनके जीरोस का क्या निकालूं, सम निकालूं, तो अगर मैं देखिए सम अगर निकालता हूं, यहाँ पे सम कितना होगा इनके जीरोस का, तो 3 + 1 कितना आ गया, 4 आ गया। ओके, अगर मैं कहूं प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस निकालो, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन से, तो अगर मैं प्रोडक्ट निकालता हूं इनका, तो प्रोडक्ट इनका कितना आएगा, तो 3 गुणे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आ गया वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप बिना जीरो को फाइंड आउट किए भी आप इसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। कैसे, कह रहा है कि आपको बस कोफिशिएंट को देखना है। कैसे,
लिखा हुआ है कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस निकालना है तो माइनस लगाइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब बी की बात हो रही है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब ए की बात हो रही है। तो अगर मैं इसके मेथड से चल के देखूं कि ये कह रहे हैं कि माइनस लगा करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखिए, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो ये पूरा लेना पड़ेगा बेटा साइन के साथ में। बहुत सारे बच्चे साइन को छोड़ देते हैं, तो अगर प्लस है तो प्लस रहेगा ही, लेकिन माइनस है तो पूरा लेना पड़ेगा। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, कुछ बराबर में माइनस, ब्रैकेट में -8 अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है देखिए, तो ये क्या है 2 है, तो ऐसे 2 लिख दिया। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 8/2 करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में ही। मतलब इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। हमने अपना जो ट्रेडिशनल तरीका है निकालने का, उससे जीरोज निकाल करके सम किया तो भी 4 आ रहा है। और अगर हम ना भी निकालें और सिर्फ इस बात पे ध्यान दें कि अगर हमें सम निकालना है तो हमें क्या करना है, माइनस में b/a करना है। मतलब x का कोफिशिएंट आगे माइनस लगा दीजिएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर प्रोडक्ट निकालना है तो कह रहा है कि कांस्टेंट टर्म ऊपर लिख लीजिए। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, जैसे 6 है तो 6 लिख लिया, अपॉन में क्या लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब क्या है 2। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है, 3 ही तो आ रहा है वैसे भी। तो हम ये बता सकते हैं कि जो जीरोज होते हैं और जो कोफिशिएंट होते हैं आपस में रिलेटेड ही हैं, और रिलेटेड होने की वजह से हम बहुत आसानी से बता सकते हैं बिना जीरोस को निकाले भी कि इनका जो प्रोडक्ट, जो सम ऑफ जीरोस होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो क्या आएगा। हम जीरोस तो नहीं बता पाएंगे कि जीरोस क्या होंगे इनके, लेकिन हम इनके प्रोडक्ट और सम को बता पाएंगे बिना एक्चुअल के जीरोस निकाले हुए। ये बात आपको समझने में आनी चाहिए, जिसे हमने यहाँ पे प्रूव किया है। एक और हम ऐसा ही एक्सप्रेशन लेकर लेते हैं और एक बार और इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे ये आपके सामने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। 20 को आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि क्या है 1 है। ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, कोफिशिएंट आगे नहीं लिखा है मतलब कोफिशिएंट 0 नहीं है, केवल 0 नहीं है, मतलब 1 है। तो अगर मैं 20 को ब्रेक करूँ ऐसा कि क्या 9x आ जाए जोड़ने पे, तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 4x प्लस में 20। हाँ, अगर मैं x कॉमन ले लूँ यहाँ पे तो क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा। यहाँ पे अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी, अब यहाँ पे देखिए x प्लस 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x प्लस 5 यहाँ पे मैंने लिया कॉमन, तो बचा क्या, x प्लस में 4 बचा। ओके, अब मैं एक एक करके 0 के बराबर कर दूँ इन्हें, तो x प्लस 5 बराबर अगर 0 के होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 5। तो ये इसका क्या गया, एक 0 आ गया। इसी तरह मैं क्या कह दूं, x प्लस 4 बराबर में क्या हो 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 4। तो ये मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब अगर मैं ट्रेडिशनली आपसे कहूं कि बताओ बेटा कि सम ऑफ जीरोस क्या है इनका, तो आप क्या कहोगे, -5 -4। तो ये कितना जाएगा बेटा, यह जाएगा माइनस में 9 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ बताओ बेटा इनका प्रोडक्ट क्या है, तो क्या करोगे आप, इन दोनों को गुणा करोगे, -5 इंटू में -4 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम अपना जो फॉर्मूला है उसको लेकर के चलें, जो कि क्या कहता है माइनस में b/a, और प्रोडक्ट के लिए क्या होता है c/a। ओके, तो अगर मुझे निकालना है सीधे कोफिशिएंट से निकाल लेता हूँ। -b का मतलब क्या हो गया, -9 से। ओके, अपॉन में क्या लिखना है, a मतलब 1। तो क्या सम ऑफ जीरोस -9 ही नहीं आ रहा है जो कि यहाँ पे आ रहा है, वही तो आ रहा है। इसी तरह अगर मुझे प्रोडक्ट निकालना है c/a कर दूं, c की वैल्यू कितनी है देखिए 20, तो हम लिखेंगे क्या 20 अपॉन में a की वैल्यू 1 है, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई 20, जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो ये बहुत आसानी से आपको अब समझ में आ गया होगा कि आप सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोस कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की हेल्प से आप कैसे निकाल सकते हैं। और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि किसी भी इक्वेशन को अगर हम उसके जीरोस को निकालना है तो उसका मतलब हम उसकी x की वैल्यू को निकाल रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो लिखा है x प्लस 5 और x माइनस 4, यहाँ पे यही क्या है, इसके जीरोस हैं। या फिर अगर यहाँ कुछ कोफिशिएंट लगाओ तो आपको डिवाइड करके उसके जीरोस निकालने पड़ते हैं। तो ये पूरा मतलब है जीरोस का, और ये रिलेशनशिप कैसे होती है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में आपको समझ में आई होगी। आगे अगर हम बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है इन जनरल, ये लिखा हुआ है अल्फा, ए नहीं है, थोड़ा सा इसको ऐसे बड़ा कर सकते हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px बराबर में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0, देन यू नो दैट
x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ px। कि अगर आपको ये पता है कि किसी पोलिनोमियल जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला है, तो अगर उसका जो जीरोज हैं क्या है, अल्फा और बीटा हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या हैं, उसके फैक्टर्स हैं, है ना। कि जैसे मैंने आपको पिछले वाले में बताया था कि अगर मुझे क्या पता है अगर मुझे पता है कि ये x बराबर में ये -5 और -4 अगर क्या है, इसके जीरोज हैं, तो मैं क्या इसे ये कह सकता हूं कि x माइनस अल्फा, माइनस लगा दूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस लगा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यही तो हो रहा है कि x प्लस 5 और x प्लस 4 क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, मतलब दो फैक्टर हैं इसके, x प्लस 5 और x प्लस 4। सिंपल सी बात है ये। अब यही आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ऐसा आप लिख दें तो क्या आप इसे ऐसे लिख पाएंगे क्या? यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट लिख देता हूँ k के तौर पे, मतलब कुछ भी इसके आगे वैल्यू हो सकती है। अब अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसे ही लिखूंगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, कुछ ऐसे ही लिखूंगा इसे। अगर मैं इसे ओपन कर लूँ तो क्या होगा, देखिए x का गुणा x में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x का गुणा बीटा में क्या हो जाएगा, x बीटा या बीटा x जो भी लिखना चाहें, माइनस में अल्फा का गुणा कर लीजिए, x इंटू अल्फा, माइनस में गुणा माइनस बीटा में तो प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब आपको क्या समझ में आ रहा है, के को यहीं पर रहने देते हैं, कि अगर मैं x और यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को देखूँ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो मुझे मिल गया, माइनस अगर मैं आगे लगा दूँ और x को क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, इन दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा इंटू बीटा बचेगा। ओके, और आगे क्या है, के है। क्या आप अगर मैं के को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और अल्फा बीटा इंटू के इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो वही पूरा फॉर्म आपका बन जाएगा। तो क्या आपको ये लग रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले फॉर्म पे आपका ये पूरी वैल्यू रखी हुई है, और यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, आपके जीरोज हैं। मतलब कि अगर आपको यहाँ पे देखा जाए, आपसे ये कहा जाए कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, सम निकालना है ना, क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज, ये निकालना है। तो अभी हमने देखा था क्या होता है, माइनस में बी बाई ए, क्या होता है, माइनस में बी बाई ए। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी रखी हुई है, अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस अगर हम रखेंगे अल्फा इंटू बीटा, माइनस में बी बाई ए है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं है, तो ऐसा 1 रख दीजिए। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा प्रोडक्ट निकालो, तो ये क्या होता है, सी बाई ए होता है। यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा और अपॉन में 1। मतलब सिंपल सी बात है, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये जो वैल्यूज आपको मिल रही हैं बी बाई ए और सी बाई ए के रूप में, आप इनको ऐसा भी देख सकते हो कि अगर आपको अल्फा और बीटा क्या दिए गए हैं, जीरोज दिए गए हैं, अगर आपको सम निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो आपको बी बाई ए करना है, और अगर आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है तो आपको सी बाई ए करना है। मतलब ये आपका एक फॉर्मूला का रूप ले लेता है, किसका, सम और प्रोडक्ट के फॉर्मूले का। अगर आपको एक एक्सप्रेशन ऐसा दिया जाए जिसमें आपको क्या दे दिया जाए, जीरोज दे दिए जाए, है ना, मान लीजिए या सम दे दिया जाए, जैसे मैं आपसे क्या कहता हूं कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ जीरोज कितना आ रहा है, लेट से मैंने लिख दिया माइनस में 5 है। ये मैं अपने से ही कर रहा हूं, कुछ पहले से नहीं पता है कि कैसे फॉर्म में बनेगा, और मैंने आपको प्रोडक्ट दे दिया कितना आ रहा है, लेट से मैंने कह दिया प्रोडक्ट आ रहा है 26। मैं आपसे कहूँ क्या आप इसका पॉलिनोमियल बना सकते हैं, मतलब क्या आप इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ये मैंने आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हैं, तो आप क्या कहेंगे, हाँ लिख सकते हैं। कैसे, सिंपल सी बात है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये उसी एक्सप्रेशन में रखे जा रहे हैं। तो आप बहुत बहुत आसानी से क्या लिखेंगे कि हमको पता है एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है ना। यहाँ पे आगे आप के लगा सकते हैं। के का मतलब क्या होता है, समझ जाइए, मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म आपका रहेगा, मतलब कोई अगर एक एक्सप्रेशन लिखा है उसमें अगर मैंने 2 से गुणा कर दिया तो एक्सप्रेशन में कुछ चेंज नहीं होगा, जो पहले उसका 0 आ रहा था वही अभी भी आएगा। 3 से गुणा कर दूंगा तो भी कुछ नहीं होगा, अगर मैंने सब में गुणा किया है तो अब अगर मैं इसे देखूँ इस हिसाब से, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में 5, तो माइनस में 5 लिखूंगा इसे, तो ये प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5x, और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट जो लिखा हुआ है वो कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, तो क्या आ गया 26, ये आपकी ऐसे वैल्यू आ गई, और ये आपका पॉलिनोमियल आ गया। बस यही है, यही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये के की वैल्यू 1 रख दूंगा तो ये आ जाएगा, के की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस में 52 आ जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, सेम जीरोज आएंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये
इसलिए आपको ये जो रिलेशनशिप है पता होनी चाहिए, खास तौर पे ये वाला जो इसका फॉर्म है ये तो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि अगर हमें सम और प्रोडक्ट जीरोस के पता है तो उससे हम पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, कुछ इसी तरीके से बनाते हैं पॉलिनोमियल। इसके लिए आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। कुछ अगर हम यहाँ पे सवालों को सॉल्व करें तो हो सकता है आपको और क्लैरिटी मिले। जैसे आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। मतलब आपसे कह रहे हैं कि आप इसके जीरोस फाइंड करिए और वही रिलेशनशिप बता दीजिए। मतलब जीरो फाइंड करिए, फिर सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए, फिर वेरीफाई करवा दीजिए कि जो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब सी बाई ए से है और सम ऑफ जीरो का मतलब माइनस बी बाई ए से है। बस दोनों जगह सेम आ जाने चाहिए, मतलब सही है। अगर सेम नहीं आ पा रहे मतलब कहीं कैलकुलेशन में आपने गलती करी है। तो कैसे करेंगे हम? सेम वही तरीका है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिखा हुआ है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बराबर में जीरो भी आप लिख सकते हैं। अब मुझे इस 7 को ऐसे ब्रेक करना है, दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको गुणा कर दूं तो 10 आ जाए और जोड़ दूं तो 7 आ जाए। क्या हो सकते हैं? तो 5 इंटू 2, 5 प्लस 2 क्या होता है 7, 5 प्लस 2 7, 5 इंटू 2 क्या होता है 10, है ना। तो क्या करेंगे, हम इसे ब्रेक कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10 बराबर में 0। अब x को कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 हो जाएगा बराबर में 0। x प्लस 5 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर में 0। अब एक एक को 0 के बराबर कर लीजिए, x प्लस 5 बराबर अगर 0 के है तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस में 5, ये पहला 0 मिल गया। x प्लस 2 बराबर में 0 के है तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2, ये दूसरा 0। अब अगर मैं आपसे कहूँ बेटा बताइए सम ऑफ ज़ीरोज़ अगर निकालने हैं तो ये कितना होगा, तो माइनस में 5 माइनस में 2 कितना आ जाएगा -7। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने हैं तो ये कितना होगा, तो -5 इंटू में -2 बराबर में क्या आ जाएगा प्लस में 10। तो ये आ गया हमारा ट्रेडिशनल तरीके से। अब हम बात करें किसकी, जो हमको फॉर्मूला पता है कि अल्फा प्लस बीटा, हमें पता है ये जीरोस का सम है, ये क्या होता है माइनस में b बाई ए। तो अगर हम b की वैल्यू देखें, इसमें क्या है 7 है ना, प्लस में 7 है, तो माइनस में क्या लगाएंगे 7, और a की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये आ क्या गया माइनस में 7। और अल्फा इंटू बीटा अगर हम देखें मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो क्या हो जाएगा c बाई ए। यहाँ पे देखिए c की वैल्यू कितनी है 10 है, तो हम क्या लिखेंगे 10, और अपॉन में क्या है a की वैल्यू 1 है, तो कितना आ गया 10 आ गया। तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज यहाँ -7 है, यहाँ भी -7 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ भी +10 है और यहाँ भी +10 है, तो आसानी से वेरीफाई हो गया। बस यही करना है, इस तरह के सवालों में और कुछ आपको नहीं करना है, वेरीफाई करवा देना है कि प्रोडक्ट और इनके बीच की रिलेशनशिप क्या आ रही है। अगला सवाल थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे x वाला जो टर्म है उसको इंक्लूड नहीं किया गया। कह रहे हैं कि फाइंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस में 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर -3 बराबर में 0 है। ओके, हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने, जब एक्स वाला टर्म है ही नहीं तो बड़े आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर 3 को उधर लेकर के चले जाइए तो +3 हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट होता है, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 3, मतलब एक्स की वैल्यू प्लस में √3 आ गई एक, एक्स की वैल्यू माइनस में √3 आ गई दूसरी। जब भी ऐसे जाएगा अंडर रूट दूसरी तरफ तो प्लस माइनस होता है, दोनों वैल्यूज उसकी ली जाती हैं। तो ये आपके सामने दो आ गए क्या, इनके जीरोस, एक्स की वैल्यू अगर +√3 रख दीजिए या फिर एक्स की वैल्यू -√3 रख दीजिए, इसको 0 मिल जाएंगे। तो अगर मैं कहूँ कि इसका सम क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होंगे इसके, तो आप बता सकते हैं भाई, एक तो आपका क्या है √3 है, दूसरा भी क्या है -√3 है, दोनों को आप जोड़ेंगे तो माइनस प्लस होकर के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब सम ऑफ जीरोस का क्या होगा 0। वहीं पे अगर मैं क्या बात करूं प्रोडक्ट की कि भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा √3 इंटू में -√3, तो √3 गुणा होकर के क्या आ जाएगा 3, और माइनस लगा हुआ तो क्या आ जाएगा माइनस में 3, तो ये इसका प्रोडक्ट आ गया। अगर आप इसे बिना जीरोस को निकाले हुए कोफिशिएंट को आप निकालें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो ये होता है माइनस में b बाई ए। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू कुछ नहीं है, क्यों, b का मतलब मैंने आपको बताया x का कोफिशिएंट,
तो जब x वाला टर्म ही नहीं है मतलब b की वैल्यू क्या है 0 है, तो ऊपर आप क्या रख देंगे 0 अपॉन में 1, मतलब क्या होता है 0, जो कि वेरीफाई आप कर सकते हैं। सम ऑफ 0 क्या आ रहा था 0, यहाँ भी क्या है 0। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ प्रोडक्ट निकालिए अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है c बाई ए। तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू इससे ली जा रही है, मतलब कांस्टेंट टर्म। तो यार है माइनस में 3 अपॉन में 1, क्या हो जाएगा -3, जो कि यहाँ पर भी आ रहा है। फिर से मैं बता दूं, जब c की वैल्यू आप ले रहे हैं तो इस पूरे को साइन के साथ आप लेंगे, बिना साइन के नहीं लेंगे। तो ऐसे आप बड़े आसानी से इनको वेरीफाई कर पाते हैं। अब दूसरे टाइप वाला सवाल हम देखते हैं, जो कि कह रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 और 2 गिवन है, कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के बताना है। इसमें जो कन्फ्यूजन होती है कहाँ पे होती है कि बच्चे सवाल ही गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि -3 और 2 क्या है, उसके जीरोज गिवन है, मतलब अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू 2 है। नहीं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोज, मतलब ये सम की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। और आपको क्या बताना है, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो अगर हम जीरोस के रूप में अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो वो होता है x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे पीछे तो आपने अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ लगाया था x के बाद, यहाँ x आपने पीछे कर दिया। तो बेटा ये 6 की चीज़ है कि 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 बात एक ही होती है। तो अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे माइनस में 3, तो क्या रखेंगे बेटा, तो यहाँ पे रखेंगे x² माइनस और माइनस में 3x, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी के x² प्लस में क्या आ जाएगा 3 आएगा, 6 नहीं, 6 तो नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 3x और प्लस में 2, ये आ जाएगा इसका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब k क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं। k की वैल्यू अगर आप 1 रख दें तो x² प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा, k की वैल्यू 2 रख दें तो 2x² प्लस 6x प्लस 4 आ जाएगा। ऐसे आप बढ़ाते रह सकते हैं, मतलब बनेगा अंततः यही, चाहे आप इसके आगे गुणा करके इसको और किसी तरीके से दिखा जरूर सकते हैं। तो ऐसे इस सवाल को किया जाता है जहाँ पे आपको जीरोज़ का सम और प्रोडक्ट दिया रहा है और आपसे कहे बताओ इसका पॉलिनोमियल क्या होगा, बड़े आसानी से आप बता सकते हैं। अगर आपको जीरोज़ ही दे दे तो क्या हो, तब तो बहुत आसान है। मान लीजिए आपसे कह दे कि किसी का जीरोज़ दे दिया आपको कि एक क्या है -5 है और दूसरा क्या है -4 है, बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका क्या बनेगा। तो आपको पता है अगर ऐसा दिया गया है, जीरोज़ ऐसा दिया गया है, तो आपको ये भी पता है कि x माइनस अल्फ़ा इंटू में x माइनस बीटा के फॉर्म में ही होता है। आप इसे ऐसे बता सकते हैं, ये अल्फ़ा है और ये क्या है बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे रख देते, -4 -5 -9 तो +9 हो जाता, अल्फ़ा इंटू बीटा गुणा कर देते 20 आ जाता, वो यहाँ रख देते, तब आसान था। लेकिन यहाँ पे जो दिया जाएगा वो आपको ध्यान से पढ़ना है कि दिया आखिर क्या जा रहा है। आगे अगर मैं आपको ले चलूँ, बात करूँ मैं एक्सरसाइज 2.2 की, है ना, तो इसमें क्या है, पहला जो आपके सामने जो सवाल का टाइप है कि आपको यहाँ पे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आपको क्या करना है इनके जीरोज़ निकाल करके वेरीफाई करना है। जो भी हमने 2 एग्जांपल पहले देखे थे ना, एकदम सेम उसी तरीके से। तो हमको क्या निकालना है, बस इसके जीरोज़ फाइंड आउट कर लेने। जैसे x² माइनस 2x माइनस 8 है, माइनस का गुणा करेंगे -8x होगा। अब मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए होगी, 2 वैल्यूज़ कि जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -8x मिले और जिन्हें मैं घटाऊँ या जोड़ूँ तो मुझे -2 मिले। तो कैसे निकाल सकते हैं या क्या हो सकती है ये वैल्यू, तो आप 8 का मल्टीपल देख लीजिए कैसे हो सकता है, 4 गुणे में 2 8। अगर मैं 4 में 2 का गुणा करूंगा तो 8 मिल जाएगा और 4 में से 2 घटा लूँ तो मिल जाएगा 2। क्या करेंगे हम, x² यहाँ लिखेंगे, माइनस में क्या लिखेंगे 4x और प्लस में क्या लिखेंगे 2x और माइनस में 8। ऐसा क्यों लिखा भाई, अगर ये माइनस होगा 4 और ये प्लस होगा 2 तभी तो अगर गुणा करूंगा तो -8 आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो -8 आएगा। अगर दोनों माइनस कर दिए तो प्लस वैल्यू आ जानी चाहिए, है नहीं, दोनों प्लस कर देंगे या दोनों प्लस या दोनों माइनस होगा तो यहाँ प्लस वैल्यू आएगी। एक वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अब ये कैसे पता कि 4 वाला ही नेगेटिव चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है -2 मिल रहा है। तो अगर मैं 2 को माइनस कर दूंगा तो 4 में से 2 घटाऊँ पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी +2,
तो वो नहीं होना चाहिए। अब क्या करूँ, x कॉमन ले लूँ, क्या मिल जाएगा x माइनस 4, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ तो क्या मिल जाएगा x माइनस 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब आपको अगर जीरोज इसके निकालने तो आप आसानी से बता सकते हैं कि x को बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 4 आ जाएगी, और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में 2। तो ये आपको क्या मिल गए, इनके जीरोज मिल गए। अब आप अगर कहें कि हम इसका सम निकालना चाहते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ अगर हम इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। अब अगर हम इसे दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें माइनस बी बाई ए की तरह, तो माइनस बी देखिए क्या है, माइनस में 2 है, तो हम माइनस में 2 लिखेंगे, और इसके आगे एक माइनस और लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि माइनस 2 है यहाँ पे, हाँ, तो आगे एक माइनस लगा देंगे ऐसे, अपॉन में ए की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ये देखिए क्या आ जाएगा, +2 आ गया। वेरीफाई हो रही है क्या वैल्यू, बिल्कुल सेम ही चीज़ आ रही है। इसी तरह अगर हम क्या निकालेंगे, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो ये क्या होना चाहिए, तो प्रोडक्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 4 और -2, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू में -2 कितना हो जाएगा -8, और अगर हम कोफिशिएंट वाला मेथड लगाएं तो सी बाई ए होता है, सी की वैल्यू कितनी है देखिए -8 अपॉन में 1 कितना आ गया -8, जो कि वेरीफाई हो रहा है। ऐसे ही 6x² -3 -7x है, इसमें देखिए क्या है, पूरा जो सवाल है वो केवल और केवल भ्रम का है कि बहुत सारे बच्चे निकालेंगे और गलत होगा। क्यों गलत होगा, ये गलत इसलिए होगा क्योंकि जब वो माइनस में b बाई ए करेंगे तो कहेंगे अच्छा b की वैल्यू 3 है। मैंने आपको क्या बताया, क्रम से लेना देना नहीं कि जो पहली टर्म की वैल्यू a है, दूसरी वाली b है, तीसरी वाली c है। a का मतलब x² का कोफिशिएंट, b का मतलब x का कोफिशिएंट, और c का मतलब कांस्टेंट टर्म, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर और पोजीशन। तो अगर मैं यहाँ पर सेम चीज़ अगर लिखना चाहूँ तो इसे मैं कुछ सुधार करके ऐसे लिख दूंगा, 6x² -7x और माइनस में 3 बराबर में 0 है ये, है ना, या 0 ना भी लिखना चाहें तो कोई बात नहीं। तो ये इसका सही फॉर्म है, अब बस आपको लगा लेना है, उसी तरीके से करना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ यहीं पर, तो 6 -6 ये -3 और 6 का गुणा करूँ क्या आएगा 18। तो अगर मुझे 7 लाना है तो मैं क्या करूँ, 9 और 2 ले लूँ, 9 में 2 का गुणा करूँगा 18 मिल जाएगा, 9 में से 2 घटा लूँ 7 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे -7 है तो इसका मतलब मुझे 9 को क्या लेना पड़ेगा, -9 लेना पड़ेगा, तभी -9 में से 2 घटेगा, या -9 + 2 करेंगे तभी -7 आएगा। 9 -2 कर दिया तो +7 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा तो कैसे करूँगा, 6x² और माइनस में 9x प्लस में 2x और माइनस में क्या आ रहा है 3 बराबर में क्या आ रहा है 0। तो 6x इसमें क्या क्या कॉमन हो सकता है, देखिए x तो कॉमन आ जाएगा, मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि 3 से ये भी कट जाता है, 3 से ये भी कट जाता है, तो मैं 3x कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x -3 प्लस में यहाँ पे देखिए 2x -3 जो यहाँ पे आया है ना कॉमन, वही उधर भी आना चाहिए, तो यहाँ पे वैसे भी कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2x -3 बराबर में 0। तो हम 2x -3 को अगर कॉमन ले लें, 2x -3 अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ कॉमन के रूप में, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x + 1। ओके, अब यहाँ से अगर मैं x का कोफिशिएंट निकालूंगा या x के अगर मैं ज़ीरोज़ निकालूंगा तो x के ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x -3 बराबर में 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा 3x + 1 बराबर में 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू है तो माइनस में 1/3 आ जाएगा। अब अगर मैं इसका सम और प्रोडक्ट चेक कर लूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा देखिए, तो 3/2 एक वैल्यू है, माइनस में 1/3 दूसरी वैल्यू है। सम निकालने इसका एलसीएम निकालेंगे 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस में 3 2 जा 6 2 कितना हो जाएगा 7/6। और अगर मैं ऐसे देखूं क्या कि माइनस में b बाई ए करूं इसको, तो क्या यही वैल्यू आ रही है क्या, देख लीजिए, माइनस में b करूंगा तो x का कोफिशिएंट क्या है -7, तो माइनस में 7 रखूंगा b की जगह पे तो 7 ही रहेगा, और a की वैल्यू कितनी है 6, तो b बाई ए की वैल्यू वेरीफाई हो रही है। इसी तरीके से अगर मैं अल्फ़ा इंटू बीटा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 3/2
इनटू में माइनस में 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस में 1/2 बचेगा। क्या यही वैल्यू c/a के बराबर है? c की वैल्यू देखिए कितनी है, यहाँ पे माइनस में 3 है और a की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 3/6 क्या होगा, माइनस में 1/2 ही होगा। तो सेम वैल्यू आपकी वेरीफाई हो रही है। इसी तरीके से आपके पास 2 और सवाल हैं। अब आप ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे इसमें तो देखिए दूसरा टर्म ही नहीं है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लिखा हुआ है 4u² + 8u, ऐसे लिखा हुआ है। तो आप क्या करिए, इसमें से 4u कॉमन ले लीजिए। अगर 4u आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, u, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2। ओके, अब आप सिंपली जैसे बराबर में 0 करते थे, तो 4u बराबर में क्या हो जाएगा, 0, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 1 मिल गया। फिर u + 2 बराबर में क्या कर लीजिए, 0, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में 2, ये दूसरा मिल गया। अब अगर मुझे क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़, तो -2 और 0, तो 0 -2 कितना हो जाएगा, -2। क्या यही वैल्यू -b/a के बराबर है? तो देख लीजिए, -b इसमें है क्या, तो -b का मतलब क्या हो जाएगा, -8, और a का मतलब क्या हो जाएगा, 4, तो 8/4, तो वैल्यू तो वही आएगी, -2। सेम वेरीफाई हो रहा है। अल्फ़ा इंटू बीटा की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू में -2, तो 0 आ जाएगा। भाई 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब c/a से होता है, तो क्या ये c/a है? c का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म, इसमें है ही नहीं, तो c का मतलब 0 है, और a चाहे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ऐसे ही सेम इसी तरह का सवाल जैसे मैंने अभी आपको करवाया था √3 वाला जो था, सेम इसी तरह का ये सवाल है, इसको भी आप वैसे ही वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे अगर मैं बढ़ूँ, बात करूँ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की, जो कि क्या है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, और आपको क्या दिया गया है, ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सिंपल सी बात है। आपको दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में -1। तो हमको क्या करना है, के बराबर में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, यही करना है। अब हमको बस रख देनी है वैल्यूज़। क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे, देख लीजिए। के की वैल्यू क्या रखेंगे, हम ऐसे रख देते हैं, x² माइनस में यहाँ पे क्या है, 1/4 है, तो 1/4 x माइनस यहाँ पे -1 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, -1। ओके, अब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू नहीं है, कुछ भी नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो ये 4 हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर से कर देते हैं सब तरफ, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 ऊपर आएगा तो ये कट के माइनस, मतलब कट के 1 बचेगा, और यहाँ में -4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 4x² माइनस में x और माइनस में 4, ये आ जाएगा इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका कुछ ये बनेगा। बस इसी तरह दूसरा वाला देखिए, जैसे यहाँ √2 है, ये क्या है, 1/3 है। देख के बस बच्चे घबरा जाते हैं, बाकी आपको इसका फॉर्म पता ही है कि x बराबर x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, कुछ ऐसा है। अब क्या करिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे √2 रख दीजिए, तो k बराबर क्या हो जाएगा, x², ये क्या हो गया, √2, यहाँ पे x होगा, √2x, और यहाँ पे क्या रख दीजिए, प्लस में 1/3, और कुछ नहीं। 3 हटाने के लिए क्या करें, 3 का गुणा कर लीजिए, k बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस में 3√2x, और प्लस में 1, ये आ गया इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म है वो। नेक्स्ट आपके सामने सवाल है सेम इसी तरह के, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है। अब आप चाहें तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये क्या है, x², अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है तो x, अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है तो 1, तो ये कुछ ऐसा फॉर्म बन गया। इसी तरह इसको भी आप लिखना चाहें तो वैसे ही लिख सकते हैं, 1/4 है, 1/4 है, नीचे का जो 4 है हटाने के लिए ऊपर 4 का गुणा कर दीजिए, ख़त्म कहानी। बस ऐसे ही आपको करना है, होमवर्क के तौर पे दे दे रहा हूँ, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं खुद ही। इसमें और कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है या बताने की ज़रूरत नहीं जो आपको बहुत कठिन लगे, है ना। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा कि
जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक टर्म के आधार पे, एक डिग्री के आधार पे। फिर डिग्री का मतलब क्या होता है वो हमने सीखा, कौन से टर्म को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं वो हमने सीखा। उसके बाद फिर हमने सबके जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है वो कैसे होती है, उसका मतलब क्या होता है वो हमने सीखा, लीनियर का, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का। फिर उनके जो ज़ीरोज़ होते हैं उसका मतलब क्या होता है वो हमने सीखा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, ग्राफ में कैसे वैल्यूज़ कट कर रही हैं एक्स एक्सिस को तो उसके कितने ज़ीरोज़ निकलेंगे ये सीखा। फिर हमने कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच का जो रिलेशनशिप है वो सीखा। ये सारी चीज़ें हम सीखे हैं इस चैप्टर 2 में। उम्मीद करता हूँ ये मैंने जो आपको चैप्टर पढ़ा है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी डाउट रह रहा होगा उसके ऊपर एक अलग से और वीडियो बना करके मैं आपको दे दूंगा। कहीं भी कुछ दिक्कत लग रही हो कि ये वाली चीज़ हमें नहीं समझ आ रही, या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को जो हमको मिडिल टर्म को ब्रेक करके सॉल्व करना है वो नहीं समझ में आ रहा, तो उसके मैं फिर से एक वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। बाकी इस तरह की और वीडियोज़ आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत सारे जो वीडियोज़ और शॉर्ट्स हैं वो आपके लिए बना रखे हैं, मैथ्स के भी, साइंस के भी, उन्हें आप देख सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट पहले से ही बना दी गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।